नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेश्वर मिश्रा और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत। तो मेरे हिरण के लाडलों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो आजकल ना मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर देख रहा हूं कि कई लोग हेट का यानी कि नफरत का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर अपने चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उनमें भी कोई गलत बात है, क्योंकि शायद उनको भी पैसे चाहिए होंगे। और आजकल आप लोगों को पता है कि अभी पूरी दुनिया भर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना, उसके चलते हर किसी बंदे को पैसों की जरूरत हो सकती है। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उनके जो करने का ये मकसद है और फिर उनके पीछे जो करने की जो भी वजह रही होगी, मैं उनको काफी हद तक समझ भी सकता हूं। लेकिन जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई नफरत न फैलाऊं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि मैं इंडियंस इन कोरिया यानी कि कोरिया में रहने वाले भारतीयों की जो कम्युनिटी है, मैं उन लोगों से प्यार क्यों करता हूं और उनमें क्या खासियत है और खास करके उन्होंने मेरे साथ क्या क्या व्यवहार किया और वो लोग कोरिया में करते क्या है, मैं इसका पूरा विवरण आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, होता क्या है कि कोरिया में रहने वालों की ना, मतलब वो कोरिया में रहने वाले मैक्सिमम इंडियन लोग तो मुझे ज्यादातर अच्छे ही मिले। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोरिया में इंडियन लोग क्या करते हैं, बस वो अपने वो फेसबुक कम्युनिटी चलाते हैं और फिर इवेंट कराते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं। उनके अलावा ये लोग कोरिया में इंडियंस के हक के लिए कुछ भी नहीं करते, जो कि सरासर गलत दावा है। देखो, बेसिकली उनका काम क्या होता है ना कि ये लोग मैक्सिमम लोग एमए से ऊपर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब यह है कि उनको, कई लोगों को इंग्लिश में पढ़ाई करने को मिलती है, लेकिन मैंने यहां तक यह भी सुना है कि कई लोगों को ना इंग्लिश में पढ़ाई अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से उनको कोरियन के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। और आप लोगों को भी यह बात मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा कि एमए और पीएचडी की पढ़ाई यह तो कोई एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं है। इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्सपेरिमेंट में भी और खास करके अपने थेसिस यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, वो भी हर रोज। और अगर आपका थेसिस बाई चांस कहीं पे रुक जाता है और उसमें कुछ महीने की डिले हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्यूचर भी दांव पर लग जाता है। तो ऐसी हालत में ना उनके लिए यानी कि सारी चीजों के लिए, यानी कि जो कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा हाई होता है ना कि उन सारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करना उनके पक्ष में एक तो संभव है नहीं। और दूसरे वो लोग हैं जो कोरिया में काम करते हैं, मैंने मैक्सिमम इंजीनियर्स को देखा है, लेकिन इंजीनियर्स के अलावा भी कुछ लोग ट्रेडिंग के सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, या फिर कुछ लोग जो खाद्य पदार्थ से संबंधित वो कुछ फील्ड में काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि आपको पता है ना कि इंडियन समाज में यानी कि कोरिया की तुलना में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है, इसलिए कई लोग अकेले रहते हैं। लेकिन मैंने जितने भी मैक्सिमम लोगों को देखा है ना, यह अपने सपरिवार के साथ कोरिया आकर बसे हुए हैं, या तो यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी जॉब करते हैं। और ये लोग अपनी जॉब के साथ साथ अपने घर पे उनके जो घर वाले होते हैं, और खास करके मैंने तो कई घरों में ऐसे भी मामले देखे हैं जिनके एक या दो बच्चे हैं, यानी कि ऑफकोर्स वो बच्चे तो इंडियन ही हैं, उनका जन्म इंडिया में हो गया, दिल्ली वगैरह मुंबई में। लेकिन फिर वो जब आपको तो पता ही है कि 1 या 2 साल की उम्र में वो इंडिया में अकेले तो रह नहीं सकता, इसलिए उनके मम्मी पापा जो कोरिया में या तो पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, वो उनको कोरिया लेकर आ गए। जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि स्कूल या कोई किंडरगार्टन नहीं जा सकते, और कुछ बच्चे थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो 4 या 6 साल के हो जाते हैं, उनको या तो किंडरगार्टन भेज देते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि उनको एक तो अपनी पढ़ाई और दूसरी तरफ अपनी जॉब और तीसरी तरफ अपने बच्चे और यानी कि अपने परिवार, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हर किसी के पक्ष की बात है नहीं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंडियंस इन कोरिया कम्युनिटी कोरिया में सिर्फ वो इवेंट करवाते हैं बस। बेसिकली हमें लगता क्या है ना कि हम एज अ विजिटर यानी कि विजिटर के तौर पर हम इवेंट में जाके क्या करते हैं, बस डांस करते हैं, उनके जो गाने बजते हैं उन पे हम अपने बरन हिलाते हैं, और फिर उनके द्वारा जो खाना सर्व किया जाता है हम बस वो खाना खाते हैं, इवेंट का मजा उठाते हैं और फिर चुपचाप इवेंट से चले जाते हैं। यही हमारा काम है। लेकिन जो बेसिकली यानी कि जो असल में इवेंट का उस स्टेज के पीछे से उस इवेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनको यानी कि हमारे जैसे विजिटर को पता नहीं होता कि एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज कराने में एक्चुअली कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं जो कोरिया में इस तरह के बहुत बड़े लेवल पर, या चाहे होली हो या फिर दिवाली हो या फिर इंडियंस इन कोरिया के बीच में क्रिकेट मैच हो, इस तरह के इवेंट का वो लोग ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं। और बेसिकली उनके लिए ना उनको 1 महीने पहले से, और फिर अगर बहुत बड़े लेवल पर इवेंट हुआ तो कम से कम मिनिमम 2 महीने पहले से ही उनको प्लानिंग करना पड़ता है। क्योंकि हमें होता क्या है ना कि हमें बस इवेंट में जाके डांस करना होता है, मजा करना होता है। हमें वो ऑर्गेनाइजर की जो मेहनत होती है, यानी कि उन्होंने
पीछे से कितनी मेहनत की है, और हम खाना जो इवेंट पे हम जो खा रहे हैं वो खाना भी कहीं आसमान से या पेड़ों से नहीं टपकता। उनके लिए 2 दिन पहले से, मतलब दिन रात 24 घंटे सिर्फ खाना बनाने का ही काम उनका शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इवेंट के प्लानिंग तो ना एटलीस्ट 1 महीने पहले किसी भी करके कुछ भी करके हम दिन रात मेहनत करके कर सकते हैं, लेकिन खाना तो ऐसी चीज है जिसको आप 1 महीने पहले से बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो बासी हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए जितने भी लोगों को मैंने देखा है ना, अगर बहुत बड़े लेवल पर यानी कि होली या दिवाली जैसे फेस्टिवल पर बहुत बड़े लेवल पर कोरिया में ऐसा कोई इवेंट होता है, तो उसके लिए मिनिमम 2 दिन पहले से उनकी सब्जी काटना शुरू, और फिर वो मसाले लगाना शुरू, और फिर फेस्टिवल के 1 दिन पहले तो वो लोग तो सोते ही नहीं है, क्योंकि उनको दिन भर जो खाना पकाना है। मतलब जाहिर सी बात है कि कोरिया में रहने वाले इंडियन लोगों की संख्या दुबई जितनी तो नहीं है, दुबई सऊदी अरब जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, और फिर काफ़ी लोग यूनाइटेड में रहते हैं। और फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि कोई इंडियंस इन कम्युनिटी इन कोरिया के कुछ कुछ मेंबर ने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से पूरा कम्युनिटी बदनाम हो गया। देखो भाई, मेरे मानना तो यह है कि आप किसी भी देश में जाओ ना, किसी भी देश में जाओ, अमेरिका में जाओ, कोरिया में जाओ, इंडिया में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर ग्रुप में वो आपको 1 या 2 ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो शायद उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी बुरी हो गई। और मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि ये बात 2017 की है, जब मैं इंडिया में घूम रहा था। उसी टाइम पे ना मैं कोलकाता पहुंच गया था और मुझे बांग्लादेश जाना था, क्योंकि मुझे जिज्ञासा हो रहा था कि बांग्लादेश कैसा देश है। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश जाने के लिए मेरे को वीज़ा चाहिए, तो कोलकाता में मौजूद बांग्लादेश एम्बेसी में जाकर मैंने अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया। और फिर उसी टाइम ना, मेरे को उतना एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन इंडिया में कोई पब्लिक छुट्टी थी, पब्लिक छुट्टी की वजह से वो बांग्लादेश एम्बेसडर ने मेरे को बोला कि मेरे को अपना पासपोर्ट 4.5 दिन बाद मिलेगा, यानी कि 4.5 दिन तक मेरा पासपोर्ट उनके पास रहेगा, और 4.5 दिन बाद आके मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि 4.5 दिन तक मैं बिना पासपोर्ट के रह गया। और आप लोगों को तो पता है कि विदेश में जाते हो ना, तो पासपोर्ट ही एकमात्र मेरा पहचान पत्र है जो मेरी पहचान बता देता है। इसका मतलब यह है कि बिना पासपोर्ट के कोई भी होटल, कोई भी गेस्ट हाउस मेरे को अपने में रुकाने को राजी नहीं था। तो मेरे एकदम ना सड़क पे सोने की नौबत आ गई थी। तो मैंने इंडियंस इन कम्युनिटी पोस्ट जो होता है, जो फेसबुक ग्रुप होता है, वहाँ पे मैंने मदद मांगी कि मैं कोरियन स्टूडेंट हूँ, और फिर वो मैं एक ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ कि बिना पासपोर्ट के अभी कोई भी होटल हो, गेस्ट हाउस हो, मुझे वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी टाइम वो एक बंगाली बंदा था, उनका नाम भी मेरे को याद है कि मनोजित भट्टाचार्य ऐसा कुछ नाम था। हम सिर्फ फेसबुक के थ्रू एक दूसरे को जानते थे ना, कभी हम वो कोरिया में आपस में रूबरू मिले थे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने अपने एक दोस्त, मनोज नाम है उनका, वो अपने दोस्त को आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। और फिर 1 घंटे बाद जब मनोज ने मेरे को फ़ोन किया कि अच्छा, वो मेरे दोस्त भट्टाचार्य ने मेरे को आपके बारे में बताया, तो आप ना आज वो 6 बजे यहाँ सोल्ट लेक कोलकाता में एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे आ जाइए, मैं आपके लिए कुछ कुछ वो बंदोबस्त कर देता हूँ। और फिर मैं 7 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया, क्योंकि ना आपको पता है कि कोलकाता में बहुत गंदी जैम लगती है, ट्रैफिक जैम। तो उसके बताए हुए टाइम के लगभग वो 1 से 1.5 घंटे बाद मैं वहीं पे पहुँच गया। और फिर वो बंदा, यानी कि जिनका नाम मनोज था, यानी कि मनोज बंदा, आप वहाँ पे ना मेरा लिटरली 2 घंटे खड़े रहकर उन्होंने मेरा इंतज़ार किया। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी हम कर ही क्या सकते हैं, तो उन्होंने बोला चलो मेरे मैस में चलिए जहाँ पे मैं रहता हूँ, यानी कि वो खुद कोलकाता के नहीं थे, दुर्गापुर के थे, तो वो भी कोलकाता में जॉब करते हुए मैस में रहते थे। तो उन्होंने 4 दिन तक मेरे को मैस में रखा, वहाँ पे सोने दिया, वहाँ पे लोगों के साथ हमने वो थोड़ी बहुत मस्ती भी की, और सर्दी के कपकपाते पानी में हमने नहाया भी। और 4.5 दिन बाद मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके सक्सेसफुली अपना बांग्लादेश ट्रिप कंप्लीट कर पाया। यानी कि इसलिए मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ या 1 या 2 आदमी वो उतने अच्छे ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी बेकार हो गई। यानी कि जिस इंडियंस इन कम्युनिटी कोरिया को, यानी कि कोरिया में रहने वाले जितने भी भारतीयों को मैं जानता हूँ, ये एक्चुअली दिल के बहुत अच्छे हैं, अपने काम को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। एक साथ पढ़ाई, काम और परिवार, इन और खास करके इवेंट, इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना ये कोई छोटी बात, कोई आसान बात है नहीं, जो कि इंडियंस इन कोरिया कर रहे हैं। यही वजह है कि यानी कि मैं पिछले 9 साल से इंडियंस इन कोरिया से जुड़ा हूं, और मेरा उनके प्रति प्यार अभी भी बरकरार है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी तो मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।